आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि इसका नाम है बल गतिकी यानी गति, अभिक्रियाओं की गति का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में हम। तो यानी वेग के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग होता है हमारा तात्कालिक अभिक्रियाएं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से होती हैं। जैसे मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब में और हमने क्या किया, इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया और इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट को डाला ऊपर से। तो जैसे ही डालेंगे, डालते ही तुरंत इसमें क्या होगा, अवक्षेप बन जाएगा, यानी इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इसका। तो ये अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि क्षण भर में हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं तात्कालिक अभिक्रियाएं। सामान्यतः जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी जो आयोनिक रिएक्शन है, वे सब तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जो Na कैटाइन Cl एनाइन, ये Ag कैटाइन NO3 एनाइन, तो ये कैसी हमारी ये आयोनिक रिएक्शन है। दूसरी होती हैं अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत धीमी गति से होती हैं, इतनी धीमी गति से होती हैं कि बरसों के बाद भी उनमें कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता। जैसे जंग लगना, जंग बहुत लंबे समय में लगती है, यह अभिक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। या हम ये कहें कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल का बनना। तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं मंद अभिक्रियाएं, यानी वे अभिक्रियाएं जो कुछ मिनट में या कुछ घंटों में पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। सामान्यतः अणुओं के मध्य में होने वाली अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पर है क्या, नाइट्रोजन का अणु है, ये हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर एक कंपाउंड बनना है अमोनिया। इन क्रियाओं में क्या होता है, जैसे ये नाइट्रोजन है तो ये इसके बीच में जो बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, तो जो रिएक्टेंट हैं हमारे अभिकारक हैं, इनकी पहले तो बॉन्ड ब्रेक होती हैं, बॉन्ड टूटती हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बनना है उसमें ये बॉन्ड नई बॉन्ड कुछ बनती हैं। अब बॉन्ड के टूटने और बॉन्ड के बनने में कुछ समय लगता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब आता है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम होती है। जितनी सांद्रता अभिकारक कम होगी उसी के हिसाब से उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, यानी उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक की सांद्रता में इकाई समय में जितनी कमी होती है, या हम ये कहें अभिकारक की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है, या हम ये कहें उत्पाद की सांद्रता में जितनी वृद्धि होती है, वह कहलाता है अभिक्रिया का वेग। यानी किसी अभिकारक की इकाई समय में जितने उसके अभिकारक की सांद्रता में कमी हो या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो, वह अभिक्रिया का वेग कहलाता है। फिर ध्यान दें, क्योंकि इसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है, इसलिए हमेशा अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, इसलिए हम अभिकारक की सांद्रता में कमी के समय यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया को वेग को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। इसको चाहे तो शॉर्ट में हम आर एवरेज ये लिख सकते हैं, और कॉमन इसको लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ध्यान रखेंगे, सामान्यतः अभिक्रिया के वेग को रेट ऑफ रिएक्शन ROR से आगे चल के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी है, इसलिए इसको R एवरेज नोट करेंगे।
तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में जितना परिवर्तन हुआ, यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी, डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम, लगा समय। मान लीजिए यहाँ पर हमारा अभिकारक की सांद्रता है, अंतिम सांद्रता मान लो उसकी A2 है और प्रारंभिक सांद्रता उसकी थी A1, तो ये कितनी कमी आ गई, A2 माइनस A1, और टाइम डिफरेंस कितना हुआ, ये डेल्टा टी। तो ये हो गया अभिक्रिया का औसत वेग। एक अभिक्रिया लिखता हूं मैं, मान लीजिए 2A इजिकल टू 3B, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो A है ये हमारा अभिकारक यानी रिएक्टेंट है, B हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। होगा क्या कि अभिकारक की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी और प्रोडक्ट की बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो विलुप्त होगा। तो हम कहेंगे रेट ऑफ disappearance ऑफ ए, यानी ए की जो रेट है उसमें कितनी कमी हो रही है। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं ROD। आगे से ध्यान देंगे कि अभिकारक की सांद्रता में जितनी कमी आएगी यानी अभिकारक जितना विलुप्त होगा वो ROD से हम नोट करेंगे। इज इक्वल टू, देखिए चूंकि कमी होती है इसलिए यहाँ साइन लगेगा माइनस का, और ये हो गया डेल्टा। अभिकारक क्या है, ए है यहाँ पर रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन यानी ये हो गई, टाइम डिफरेंस मान डेल्टा टी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि बात की जाए प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो ये लिखा जाएगा ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, ये इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये हो गया प्लस, कितनी होगी तो लगा दिया हम डेल्टा, किसकी, बी की, क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम डिफरेंस, ये हो गया ROA। यदि आपको प्रश्न में ये पूछा जाए कि अभिकारक के विलुप्त होने का औसत वेग या उत्पाद के बनने का औसत वेग पूछा जाए तो ये फार्मूले हम यूज करेंगे। लेकिन हम देखें कि ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें ये जो आगे दिए होते हैं इन्हें कहते हैं स्टोइचियोमेट्री, ये स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कहे जाते हैं, यानी रस समीकरण मिति गुणांक। तो यदि हम पूरी रिएक्शन का यदि औसत वेग निकालें, इसे ROR से नोट करते हैं, तो वो हो जाता है, ए का निकालना तो ये माइनस, वैसे हमारा ROD क्या था इसके लिए, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। अच्छा, इजिकल टू ROA क्या था हमारा, ये था प्लस के डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। तो होता क्या है, इनके जो जितने अभिकारक के विलुप्त होने की दर है उतनी उत्पाद के बनने की दर होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में ये सेम निकल के नहीं आएगी। इनको सेम करने के लिए क्या करना होता है, इनके जो रस समीकरण में गुणांक होते हैं इनसे इनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1/3। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो फार्मूला हमारा ये लगेगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि N2 + 3H2 = 2NH3। इसमें हमें बताना है एक तो ROD ऑफ N2, यानी जो हमारा नाइट्रोजन है रिएक्टेंट, इसमें कितना डिसअपीयरेंस हो रहा है, यानी इसमें से कितना नाइट्रोजन खर्च होगा। ठीक इसी प्रकार से बताना हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस होने की रेट, यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना विलुप्त हो रहा है उसकी दर बतानी है। अमोनिया यहाँ पर बन रही है तो बताएंगे क्या, अमोनिया की रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी अमोनिया के बनने की दर। साथ ही साथ हम बताना है कि इस पूरी अभिक्रिया का जो औसत वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होगा। तो मैंने कहा था कि यदि हमें बताना है, पहले बताना क्या, ROD ऑफ N2। तो ROD है यहाँ पे, यानी कुछ खर्च हो रहा है, तो यहाँ लगा सबसे पहले नेगेटिव। अब क्या होगा, जो N2 की कंसंट्रेशन है उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है अपॉन टाइम डिफरेंस, ये हो गया ROD ऑफ N2। ऐसे ही चूंकि H2 भी रिएक्टेंट है, अभिकारक है, यहाँ भी क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, डेल्टा ऑफ क्या, H2 अपॉन डेल्टा T। अब निकालना है ROA ऑफ NH3। NH3 बन रहा है तो जो हो जाएगा पॉजिटिव में, डेल्टा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। ध्यान दें, जब कभी ROD या ROA निकालते हैं तो उस समय हम इनके जो कोफिशिएंट हैं इनका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अब क्या होगा, इन सबके कोफिशिएंट का यूज करेंगे। जैसे N2 के लिए क्या है, ये तो 1 है इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ कुछ नहीं करना, माइनस के डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इजिकल टू H2 भी कितने हैं, लेकिन 3 हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 1/3, बाकी डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अच्छा, NH3 चूंकि ये बन रहा है तो रहेगा तो प्लस का, लेकिन कोफिशिएंट इसका 2 है, तो जी 1/2 हो जाएगा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से किसी रिएक्शन के हम ROD, ROA या रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे फाइंड करते हैं। बस ध्यान ये रखना हमको कि जब ROD या ROA निकालेंगे उस समय कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन यानी औसत वेग निकालेंगे तो इनका यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला वेग आता है तात्क्षणिक वेग, वो भी इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यदि कोई रिएक्शन हो रहा है, अचानक किसी क्षण हमें उस रिएक्शन की रेट हमें पता लगानी है, तो वो जो रेट कहलाती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। इसमें जो t है यानी टाइम है वो लगभग 0 होता है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि डेल्टा t है वो बहुत कम होता है, इसको dt कह देते हैं। यानी औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में बस लिखने में डिफरेंस ही रहता है कि औसत वेग में हमने जो डेल्टा t ऐसे लिखा था, इसमें ये d2 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही वहाँ पर हमने किसी रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को डेल्टा ए कंसंट्रेशन लिखा था, इसमें d ए कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। बस बाकी सब कुछ वैसे ही रहना है। सपोज करिए मैं एक फिर एग्जांपल लेता हूँ
मैं इसी के लिए लेता हूँ N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3। इसके लिए हम पता लगाएं, मान लीजिए मैं इसके लिए पहले ROD ऑफ N2 निकाल रहा हूँ। तो ये रिएक्टेंट है, पहले क्या होगा, इसमें माइनस होगा। यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, डेल्टा टी नहीं होगा, dt हो जाएगा। ऐसे H2 के लिए ROD ऑफ H2 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के DH2 अपॉन dt। अब NH3 के लिए क्या निकलेगा, इसके लिए ROR अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस NH2, ये प्लस का हो जाएगा, और DNH3 कंसंट्रेशन अपॉन dt। तो ये हमारे हो गए तात्क्षणिक वेग ROD, ROD, ROA। लेकिन इसके लिए हम अंत में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो फिर इनके कोएफिशिएंट लेने पड़ेंगे। तो N2 के लिए क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए ये कितना रहेगा, जी इतना ही जाएगा, माइनस DN2 अपॉन dt इजिकल टू H2 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के 1/3, इसमें ये 3 है, DH2 अपॉन dt, ये प्लस का हो जाएगा। कोएफिशिएंट कितना है इसका, 2 है तो 1/2, और DNH3 अपॉन dt। तो इस तरीके से लेकर हम तात्क्षणिक वेगों को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक रिएक्शन है 2NO प्लस F2 इजिकल टू 2NO2F। इसमें वो पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तो आप NO2F के निर्माण की तात्क्षणिक दर बताइए, निर्माण की, यानी ये हुई अपीयरेंस, यानी ये पूछ रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2F, ये बता रहे हैं। तो ये किसकी होती है, प्लस की होती है। इसमें इसको नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तात्क्षणिक है, इसलिए हो जाएगा ये डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2F अपॉन dt। आगे पूछ रहे हैं वो NO2 के विलुप्त होने की दर, डिसअपीयरेंस, यानी ROD ऑफ किसे, NO2, ये क्या हो जाएगा, विलुप्त हो रहा है, डिसअपीयरेंस है, वही कौन है, NO2। तो ये इसमें NO2 होगा, यहाँ पर देखें जरा, माइनस होगा क्योंकि विलुप्त हो रहा है, DNO2 अपॉन dt। और लास्ट में पूछ रहे हैं वो F2 के विलुप्त होने की दर, ये भी विलुप्त हो रहा है, यानी क्या हो गया जी, डिसअपीयरेंस ऑफ F2 माइनस क्या हो जाएगा जी, D क्या, F2 अपॉन क्या, dt। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे देखें, एक और क्वेश्चन है, A प्लस बी इजिकल टू 2C के लिए A के विलुप्त होने की दर 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड है। जरा देखें, विलुप्त होने की दर किसकी, A की, तो क्या लिखेंगे इसे, माइनस, हालांकि यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया तात्क्षणिक है या औसत वेग है, चलो मैं इसे D मान लेता हूँ, D, और A अपॉन dt, ये वैल्यू हमको दी हुई है।
अब पूछा उन्होंने बी के विलुप्त होने की दर पूछी है, यानी बी के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी, माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये हमको पता लगाना है। एक पूछा सी के बनने की दर, ये क्या हो जाएगी, ये प्लस की होगी, यानी कह सकते हैं इसको डी, और चलो मैं रखता हूँ डी सी अपॉन डी टी, ये भी हमको पता लगाना है। अब कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करें, हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें। इसका वो क्या होगा, माइनस 1 मोल है तो क्या हो जाएगा इसमें, डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू, ये भी रिएक्टेंट तो माइनस हो जाएगा, 1 मोल है तो ये भी जाएगा माइनस के डी बी अपॉन डी टी इजिकल टू, ये हमारा प्रोडक्टेड प्लस का होगा, लेकिन इसमें मोल 2 दिए हैं तो जो जाएगा 1/2 डी और सी अपॉन डी टी, जगह थोड़ी कम रहेगी तो आगे देखें। तो सबसे पता लगाना बी के विलुप्त होने की दर, यानी हमको ये पता लगाना है। ये कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ हमको दी गई है, कितनी है ये पूरी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस के 2 है, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 इजिकल टू, इसको ऐसे लिख दो माइनस डी बी अपॉन डी टी। एक हमारा आंसर ये निकल के आ गया। दूसरा हमें पता लगाना है ये वाली वैल्यू, यानी डी सी अपॉन डी टी, ये पता लगाना है। अभी पता कैसे लगे, इसके लिए काम करें हम कि इसको और इसको दोनों को ले लें, तो ये क्या है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू 1 अपॉन डी सी अपॉन डी टी। ये वैल्यू पता हमको कितनी है, -2, तो ये हो गया 1/2 डी सी अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा फिर, कितना हो जाएगा, ये 2 इधर पहुंच जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई -2, यही हमको फाइंड करना था। अगला एग्जाम्पल देखें, 2NO2 इजिकल टू 2NO प्लस O2। इसमें क्या करना है, वो कह रहे हैं तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं अभिकारकों और उत्पादों के संदर्भ में ज्ञात कीजिए, यानी हमें सीधा सीधा ROR फाइंड करना है। हम जानते हैं ROR फाइंड कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे रिएक्टेंट, वो किस में आता है, माइनस में। फिर क्या करते हैं, इसमें इसका जो रस समग्रमिति गुणांक होता है उससे डिवाइड करते हैं, तात्क्षणिक है, डी हो गया NO2 कंसंट्रेशन अपॉन dt इजिकल टू, अब जरा इस पे आ जाओ, ये है उत्पाद प्रोडक्ट, प्लस का होगा कोफिशिएंट 2 है, डी NO अपॉन dt इजिकल टू, लास्ट में लेंगे O2 के लिए, ये हो जाएगा प्लस का, यानी 1 है मोल इसका, तो हो जाएगा डी O2 अपॉन dt। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसमें, जरा इसको देखें। वो कह रहे हैं कि SO2 प्लस O2 इजिकल टू 2SO3। इसके लिए हमें ऐसे पता लगाना है, तात्क्षणिक वेग R इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये हमारा अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 dt इज इक्वल टू, फिर रिएक्टेंट है माइनस हो जाएगा, मोल 1 है तो DO2/dt इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट है प्लस होगा, मोल इसके 2 हैं तो 1/2 DSO3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये हमारा अगला, ये भी आंसर हमारा निकल के आ गया। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन बाकी सॉल्व कर सकते हैं।